हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड्स। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारे चैनल पे लाइट चैप्टर देखा होगा, ठीक है। और आज मैं उसी चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पिछले सारे सीजीएल एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे रेलवे एसएससी कोई भी हो, उन सब में पूछे गए हैं। तो चलिए आज वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो ऑप्शन देखिए कि क्योंकि उस समय सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण प्रकीर्णन अधिक होता है। ये भी नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि सूर्य पर्वतों में से निकला है। ऐसा कोई बात नहीं है। और लास्ट है कि लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित होते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या रीजन इसका, तो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है और इस वजह से लाल रंग जो है वो प्रकीर्णित नहीं होता है। बाकी सभी रंग जो होते हैं वो प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो इसलिए सूर्योदय के समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाले सूर्य की किरणें कैसी होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा प्रकीर्णित हो जाती है। ठीक है, तो जब सूर्य की किरणें समुद्र पर पड़ती है तो लंबे तरंग दैर्घ्य वाले रंग जैसे कि लाल, नारंगी और पीला ये सब अवशोषित हो जाता है, लेकिन जो कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग होता है वो प्रकीर्णित हो जाता है। तो इसलिए समुद्र का रंग कैसा दिखता है, नीला दिखता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा दिखेगा। तो जब वायुमंडल नहीं होगा, ठीक है, तो आकाश का रंग कैसा दिखेगा, काला, क्योंकि वायुमंडल नहीं होगा तो वहां पर कोई प्रकार का क्या होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा, है ना, इसलिए वो काला दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवीकरण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ध्रुवीकरण। तो देखते हैं कि ध्रुवीकरण क्या है। तो जब प्रकाश के कण के दोलन की दिशा तथा प्रकाश के संचार की दिशा, है ना, दोलन की दिशा और संचार की दिशा एक दूसरे के लंबवत परपेंडिकुलर हो, तब इस घटना को कहते हैं अनुप्रस्थ प्रवृत्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश कैसा हो। तो वायुमंडल में वर्षा बूंद पर पड़ने वाले अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता हो, तब जाकर बनता है इंद्रधनुष। देखते हैं इसके बारे में क्या डिटेल्स में दिया गया है कि सूर्य की किरणें जब वर्षा के बूंदों पर पड़ती है तो अपवर्तन तथा आंतरिक परावर्तन, है ना, दोनों घटना होता है यहाँ पर, होने के कारण किरण का क्या हो जाता है, विकिरणन हो जाता है और इस प्रकार इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग है जिसका प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है। तो देखिए, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका विचलन सबसे कम होगा। तो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, लाल का, तो इसलिए सबसे कम विचलन किसका होगा, लाल का। व्याख्या देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य जितनी अधिक होगी, है ना, उसका विचलन उतना ही कम होता है। तो लाल का सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य, इसलिए सबसे कम विचलन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंद्रधनुष किस कारण बनता है। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि वो अपवर्तन और परावर्तन दोनों घटनाओं से मिला जुला रूप है उसका, है ना, तभी इंद्रधनुष बनता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती है। ऑप्शन क्या क्या है, वायु में ध्वनि तरंग, एक धागे पर अनुदैर्घ्य तरंग और एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंग और है प्रकाश तरंग। तो आंसर आपका यही है, प्रकाश तरंग। तो ध्रुवीकरण क्या है, तो बोला ध्रुवीकरण का अर्थ है कंपनों को एक ही तल में रूपांतरित करना। प्रकाश तरंग के अलावा अन्य सभी तरंग एक ही तल में होती है, इसलिए केवल प्रकाश तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है कि आकाश नीले रंग का प्रतीत क्यों होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, रेले प्रकीर्णन, माई प्रकीर्णन, पूर्व प्रकीर्णन और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है, रेले प्रकीर्णन। और रेले प्रकीर्णन क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आकाश में नीले रंग का प्रकीर्णन जो होता है लाल रंग से अधिक होता है और इसलिए आकाश नीले रंग का प्रतीत होता है।
और किसी माध्यम में कण के द्वारा तरंग दैर्घ्य में बिना परिवर्तन होने वाले प्रकीर्णन को ही क्या कहते हैं? रेले प्रकीर्णन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? ऑप्शन क्या क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, संचरण और प्रकीर्णन। तो आंसर क्या है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो श्वेत का 7 रंग में जो विभाजन होता है वो किसके वजह से होता है? प्रकीर्णन के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश प्रकीर्णन किसमें होता है? ऑप्शन क्या क्या है? कोलाइडी घोल, अम्लीय घोल, वैद्युत अपघटी घोल और क्षारीय घोल। तो आंसर क्या है? कोलाइडी घोल। तो कोलाइडल घोल में क्या होता है कि निलंबन कण होते हैं और इन निलंबन कण के द्वारा प्रकाश का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है और इस प्रक्रिया को टिंडल प्रभाव भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टिंडल प्रभाव पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा जब हम इंद्रधनुष देखते हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या है कि जब सूर्य हमारे पीछे हो, इंद्रधनुष ठीक है तभी होता है कि जब सूर्य हमारे पीछे हो और वर्षा की बूंद हमारे सामने हो। व्याख्या में देखते हैं, दिया हुआ है कि इंद्रधनुष बनने के दौरान सूर्य हमारे पीछे रहता है और सूर्य की किरणें वर्षा बूंदों से गुजरती है और सूर्य की किरणों का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और इस प्रकार 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिससे क्या होता है? इंद्रधनुष बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है? विवर्तन, ध्रुवन, व्यतिकरण और परावर्तन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? व्यतिकरण। तो साबुन के बुलबुले पर जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो उसका बाहरी और भीतरी दोनों सतह से क्या होता है? किरण का परावर्तित होता है और वो व्यतिकरण की घटना दर्शाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश क्या होगा? तो जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है? वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, 2-3 बार अभी तक यही दे दिया, पर प्रकीर्णित हो जाता है। तो ऑप्शन क्या है? सी आपका सही है कि जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंद पर पड़ता है तो विवर्तन, अपवर्तन तथा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष में होता है, गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन कौन सा है इसमें देखते हैं। पहला कि पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में बैगनी। तो सबसे अंदर का रंग का रूप कैसा होगा? बैगनी। ये तो सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी की ओर इसका वक्र झुकाव। हाँ, पृथ्वी की ओर ही इसका झुकाव होता है। और अगला है कि आकाश की ओर इसका सबसे बाह्य रंग के रूप में लाल। अंदर जब बैगनी है तो क्या होगा? बाह्य लाल ही होगा। और लास्ट ऑप्शन है कि पृथ्वी की ओर से सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल। तो नहीं, अंदर के रूप में तो बैगनी होता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, अभी सबसे पहला क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है, इसलिए सबसे कम विचलित होगा और इसलिए इंद्रधनुष में लाल रंग जो होता है ना वो सबसे बाहर और बैगनी जो होता है सबसे नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? ऑप्शन क्या क्या है? प्रकीर्णन, परिक्षेपण, व्यतिकरण और ध्रुवीकरण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? व्यतिकरण। जब क्या होता है कि जल पर छोटी तैलीय परत में जब प्रकाश परावर्तित होता है तो वो क्या होता है? जल और हवा में क्या होता है? फिल्म बन जाता है, या हवा से जल पे फिल्म पर ये परावर्तित किरणों का व्यतिकरण होता है तथा चमकीले रंग का ये दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि समतल प्रकाश की यह सतह निम्नलिखित रूप में किस प्रकार से प्रकाश किरण पुंज को परावर्तित करता है? तो आंसर क्या है इसका? एक ही दिशा में समानांतर किरण पुंज के रूप में ये परावर्तित करता है। व्याख्या से समझते हैं कि समतल प्रकाश की सतह से प्रकाश की किरण एक ही दिशा में समानांतर किरण पुंज के रूप में परावर्तित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से क्या अन्य 3 की तुलना में सूर्य के प्रकाश से अधिक परावर्तित करता है? तो ऑप्शन क्या क्या है? रेगिस्तान, ताजी बर्फ से ढकी हुई जमीन, प्रेयरी घास के मैदान या धान की फसल की जमीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ताजी बर्फ से ढकी हुई जमीन,
क्योंकि बर्फ से ढकी हुई जमीन जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को सबसे ज्यादा परावर्तित करेगा, क्योंकि वो कैसा होता है, सफेद होता है और उसका सतह भी जो चिकना होता है। तो सफेद और चिकने जो सतह होते हैं वो प्रकाश के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसलिए ये जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रकाशिकीय फाइबर का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन क्या क्या है, विभिन्न रंग के प्रकाश को परावर्तित करना, प्रकाश के घटकों में रंगों में बिखेरना, विभिन्न रंग के प्रकाश को अपवर्तित करना और विभिन्न रंग के प्रकाश का संचरण या समावेशन करना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि विभिन्न रंग के प्रकाश का संचरण या समावेशन करना। व्याख्या देखते हैं क्या है कि प्रकाशिकीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसमें प्रकाश की किरण कांच से हवा की ओर जाते हुए परावर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृगमरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है मृगमरीचिका, तो मृगमरीचिका जो है एक प्रकाश का प्रकाशीय दृष्टि भ्रम है जिसमें जलाशय तथा दूरस्थ स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब उल्टे दिखाई देते हैं और यही घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है या फिर इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब, कब नहीं हो सकता है, तो जब पानी से होकर कांच में जाएगा प्रकाश, है ना, पानी से होकर जब कांच में जाएगा प्रकाश तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है, कब होती है ये देखना है पहले, कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और पानी चूंकि क्या है, विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है, इसलिए पानी से कांच में जाने पर पूर्ण परावर्तन नहीं होगा। मतलब कांच से जब पानी में जाएगा तब जाके ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। नेक्स्ट है, प्रकाशिकीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन देखिए, अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिकीय फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिकीय फाइबर के द्वारा प्रकाश बिना छीन के लंबी दूरी तक तय कर सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न क्या है कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होता है, तो आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ता है। क्या होता है कि फ्रेस्नेल का समीकरण है ना, इसके अनुसार क्या होता है कि आपतन कोण जितना ज्यादा होगा परावर्तित प्रकाश की ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। मतलब इस पे ये डिपेंड होगा, ये जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा ऊर्जा बढ़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो है आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस प्रकाशिकीय घटना के कारण हीरे चमकते हैं। तो फिर से वही क्वेश्चन है ना, ऑप्शन देख लेते हैं, उच्चतम अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण पृष्ठीय परावर्तन और 100% संचरण। तो क्या आंसर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हीरो को विशेष प्रकार से तराशा जाता है जिससे हीरे के अंदर प्रकाश का क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और इसलिए हीरे जो हैं वो ज्यादा चमकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है क्या कहलाता है। देखिए सीधे यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया गया है, अपवर्तन। अपवर्तन किसको कहते हैं, तो जब प्रकाश में क्या होता है, जब प्रकाश की दिशा में होता है वो घटना, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है वो क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अभिलंब से वो क्या होता है, दूर भागता है या उसके ओर मुड़ जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर वीडियो में देखा होगा, मैंने इसका वीडियो डाला है सारा प्रकाश चैप्टर का, लाइट का। तो वही यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि प्रकाश की दिशा में होने वाला परिवर्तन का घटना जो है जिसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है प्रकाश, उसको क्या कहते हैं, तो अपवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम क्या नहीं है ना, यहाँ देखिए क्या नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, रात में तारों का टिमटिमाना, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचा दिखाई देना, या फिर सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2-3 मिनट पहले दिखाई देना। तो ये तीनों जो है ये तो होता ही है अपवर्तन के कारण, लेकिन ये जो है सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना है ना, ये नहीं होता है। इसके कारण हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट देखते हैं कि आकाश में तारों का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना किसका कारण है। तो फिर से वही हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश का जब अपवर्तन होता है इसलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है। तो फिर वही होगा, क्या होगा, प्रकाश जो है वो क्या हो रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अपवर्तन हो रहा होगा। इस वजह से व्याख्या भी देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि टंकी की तली से आने वाली प्रकाश की किरणें का अपवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जल से वायु में जाता है और जिसकी वजह से प्रकाश की किरणें टंकी के तल के ऊपर से आती हुई प्रतीत होती है और पानी की टंकी कैसे दिखाई देगी, कम गहरी दिखाई देती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तरनताल वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है। अगेन वही क्वेश्चन है, किस वजह से, अपवर्तन के वजह से। नेक्स्ट है, जब रंगीन अक्षर पर समतल कांच की पट्टी रखा जाएगा तो कौन सा अक्षर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा, मतलब कौन से कलर का अक्षर है ना, यहाँ पे लिखना चाहिए कौन से रंग का अक्षर। तो देखिए ऑप्शन से पता चल जाएगा, लाल, हरा, बैगनी और नीला। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, बैगनी। क्यों हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे अच्छे से समझाया कि आभासी गहराई निकालने के लिए क्या करते हैं, वास्तविक गहराई अपॉन अपवर्तनांक। वास्तविक गहराई बटे क्या दिया हुआ है, अपवर्तनांक दिया हुआ है। ठीक है, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे अधिक होता है, तो इसलिए उसका आभासी गहराई जो है वो सबसे कम होगा और इसलिए बैगनी रंग के अक्षर सबसे कम उठे हुए दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है कि लेंस किससे बना होता है। ठीक है, तो लेंस किससे बना होगा, ऑप्शन देखते हैं, पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, साधारण कांच और कोबाल्ट कांच। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्लिंट कांच। लेंस का निर्माण जो होता है फ्लिंट कांच के प्रयोग से किया जाता है और इस कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। फ्लिंट कांच में जो होता है 60% क्या होते हैं, लेड ऑक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु कितना होता है। तो आप सभी को मालूम होगा ये 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, कम। निकट दृष्टि दोष वाले को क्या होता है कि निकट की वस्तु तो अच्छे से दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है, तो इसलिए उसका जो होता है निकट बिंदु वो कम हो जाता है। तो निकटतम बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर रखी हुई कोई वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देती है और दीर्घ दृष्टि जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसमें 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला देखते हैं, ईएनटी डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का मिरर है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, अवतल, उत्तल, समतल और समतल उत्तल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है, कोई भी प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है और इसलिए डॉक्टर उसको हेड मिरर के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहन अपने पीछे से आने वाली वस्तुओं को डैश के माध्यम से देखती है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना। तो लेंस तो यहाँ होगा ही नहीं और पीछे का ट्रैफिक देखना है, मतलब बहुत बड़ी चीज को छोटा दिखाना है, तो इसके लिए कौन सा दर्पण उपयोगी होता है, उत्तल दर्पण। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तल दर्पण। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का उससे वस्तु की अपेक्षा छोटी प्रतिबिंब बनाती है और इसलिए विस्तृत दृष्टि क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो देखते हैं क्या है, सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है, नहीं। सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के 2 सेट होते हैं, हाँ ये हो सकता है। सूक्ष्मदर्शी जिसमें अवतल लेंस होते हैं, नहीं। और उत्तल लेंस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के 2 सेट होते हैं। तो देखते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है एक प्रकाशिक यंत्र है जिसमें 2 कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस लगे होते हैं ना। यहाँ पे अगर 2 उत्तल लेंस दिया होता तो ये हमारा आंसर हो सकता था। तो 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं और इस प्रकार सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग अत्यधिक छोटी वस्तु को क्या किया जाता है, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मोटरसाइकिल में उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे देखने के लिए क्यों किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, इसमें वास्तविक वस्तु की तुलना में छोटी आकृति दिखाई देती है ना, तो पूरा पीछे का विस्तृत दृष्टि देखने के लिए हम लोगों को इसका यूज करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि से पीड़ित लोगों को किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो उत्तल लेंस होगा या अवतल होगा या समतल या सम अवतल लेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अवतल लेंस। निकट दृष्टिता में क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है, तो उसको रेटिना के जब पहले बन जाता है तो उसको क्या होगा, पीछे बनवाने के लिए क्या करना होगा, अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा, क्योंकि इन लेंस से लेंस की अपसारित क्षमता वस्तु के प्रतिबिंब को कहाँ वापस से फिर
रेटिना पर बना देगी, इसीलिए क्या होगा, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। फिर अगला है आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, समतल अवतल लेंस या अवतल लेंस या उत्तल या फिर बेलनाकार। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस जो होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, जो वस्तु को आवर्धित छवि बनाता है। अगला देखते हैं कि हजामत में कौन सा दर्पण का प्रयोग होगा। तो हजामत में क्या करना है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाना है, तो बड़ा प्रतिबिंब के लिए कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। तो हजामत में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण देखिए क्या लिखा है, किसी वस्तु का उस वस्तु की तुलना में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि मोटर कारों में हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, समतल, अवतल, उत्तल या परवलयीय दर्पण। आंसर क्या हो जाएगा, परवलयीय दर्पण। तो परवलयीय दर्पण क्यों लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, देखिए वाहन की हेडलाइट में परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हेडलाइट का बल्ब जो होता है वो कहाँ होता है, दर्पण के मध्य में होता है, जिससे प्रकाश की किरणें अनंत तक फैलती है, इसलिए क्या होगा, बहुत दूर तक रास्ता दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन दूरदर्शी के आवर्धन से अधिक क्यों होता है ना। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होती है, ये भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन में प्रकाश कण से अधिक ऊर्जा होती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। और लास्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अधिक शक्तिशाली लेंस का, तो ये हो सकता है कि उसमें अधिक शक्तिशाली लेंस लगा हुआ है, इसीलिए वो उससे ज्यादा अधिक आवर्धन दिखाती है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के लेंस का आवर्धन क्या होता है, उच्च होता है, और इसमें प्रकाश की किरणों की जगह इलेक्ट्रॉन के बीम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि परिदर्शी, जिसको कि पेरिस्कोप भी कहा जाता है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन क्या क्या है, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन और परावर्तन। तो आंसर क्या हो जाएगा, परावर्तन। परिदर्शी प्रकाश के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परिदर्शी में दो दर्पण एक दूसरे के साथ क्या होता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। इससे क्या होता है कि एक दर्पण पर आपतित किरण जो होती है वो परावर्तित होकर दूसरे दर्पण पर आपतित हो जाती है, और उसके बाद जब वो परावर्तित होती है तो वो हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि दर्पण के पीछे के पृष्ठ पर निम्नलिखित में किसकी पतली परत लेपित होती है। ऑप्शन क्या क्या है, पारद, सिल्वर, रेड ऑक्साइड, रेड नहीं यहाँ पर लेड ऑक्साइड होगा, या फिर सिल्वर नाइट्रेट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिल्वर, है ना, सिल्वर की परत लगी होती है। सिल्वर जो होता है सर्वश्रेष्ठ परावर्तक होता है, इसलिए सिल्वर को दर्पण के पीछे के पृष्ठ पर लेपित किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका उसी चैप्टर से फॉर्मूला पे आधारित है, ये है ना, न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है कि उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जब वस्तु की दूरी उसके केंद्र से 40 सेंटीमीटर दूर रखी हो। तो यहाँ पे आपको U पता होना चाहिए, V पता होना चाहिए और F, इसी तीनों का रिलेशन होता है ना दर्पण में। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, क्षमता ज्ञात करने के लिए पावर। तो पावर तो 1/f होता है, तो पावर निकालने के लिए पहले क्या पता होना चाहिए, F पता होना चाहिए। तो F पता करने के लिए इन तीनों का रिलेशन जो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 1/v = 1/v - 1/u = 1/f। तो देखिए यहाँ पे भी जो है, भी क्या है, भी जो होता है वो होता है जो आपका प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी का क्या है वैल्यू, 10 सेंटीमीटर। और चूंकि प्रतिबिंब जो बनता है वो इस साइड बनता है, तो इस साइड हम लोग सब कुछ क्या लेते हैं, पॉजिटिव। वीडियो में अच्छे से क्लियर करके बताया मैंने, आप देख सकते हैं पीछे वीडियो जाके। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। और U, वस्तु जो होता है हमेशा इस साइड होता है, तो वस्तु कैसा होना चाहिए, निगेटिव। तो इसका मान कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। U क्या है, वस्तु की दूरी, है ना, वस्तु की दूरी। और F जो है वो आपकी फोकस दूरी होती है। तो फोकस दूरी ही पता करना है, F ही पता करना है। तो देखिए इस फॉर्मूला पे रखिए 1/10, ये 10 हो गया, भी 1/u, ये 40, यहाँ प्लस कैसे आया, तो U का वैल्यू माइनस में था और ये भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 1/f निकाल दिए, तो F का वैल्यू कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर।
अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, पावर क्या होता है 1/f, तो इसको आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो 1/f देखिए क्या हो गया 100/8, ठीक है। तो 1 मीटर को यहाँ पे क्या कर दिया गया, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसीलिए इसको 100 से डिवाइड किया गया, क्योंकि ये जो है ये मीटर में था। तो आंसर क्या हो गया आपका 12.5 डायोप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 12.5 डायोप्टर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला भी वही प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है जब वस्तु लेंस की दूसरी ओर लेंस के केंद्र से 60 मीटर की दूरी पर रखी हो। तो यहाँ भी आप देखिए क्या दिया हुआ है, प्रतिबिंब का कितना दूरी है और यहाँ पर दिया हुआ है वस्तु की कितनी दूरी है ना, दोनों दूरी दिया हुआ है। इसी तरह से फोकस निकालेंगे 1/20, 1/60, है ना। तो f का वैल्यू क्या आ गया आपका 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर है तो उसको 100 से फिर से डिवाइड कर देंगे 100/15, तो आ गया 6.67 डायोप्टर। तो आंसर आपका हो गया बी। चलिए अगला प्रश्न फिर से वही है कि उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए यदि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हो जब वस्तु लेंस केंद्र से लेंस की दूरी 25 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेम वही चीज दिया हुआ है, इसे आप समझ के इसे खुद से बनाएंगे, है ना। तो इसका आंसर देखिए दिया हुआ है 9 डायोप्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंग में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, कांच की सिल्ली, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या प्रिज्म। तो आंसर क्या हो जाएगा प्रिज्म। प्रिज्म से जब प्रकाश को गुजारते हैं तो वो 7 अलग अलग रंग में विभाजित होता है। तो देखिए क्या लिखा है, प्रिज्म एक परिदर्शी वस्तु है जिसकी 3 सतह से प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो प्रिज्म का उपयोग श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंग में विभक्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे कौन से होते हैं, द्विफोक्सी लेंस या उत्तल लेंस या अवतल लेंस या पोलराइड। तो आंसर क्या है आपका पोलराइड। 3D फिल्म देखने के लिए पोलराइड चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अवतल लेंस कैसा बनाता है, तो ये आभासी और सीधा बनाता है। यहीं पर अगर अवतल दर्पण होता तो उसका क्या हो जाता, वास्तविक और सीधा, है ना। यहाँ पे ये वास्तविक और उल्टा हो जाता और यहाँ पे आभासी और सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो अवतल लेंस हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है और इसमें अपवर्तन के पश्चात किरणें क्या होती है, वास्तविक रूप से नहीं मिलती है, उसे एक जगह पर मिलाया जाता है और इस लेंस में प्रतिबिंब हमेशा जो होता है वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच में बनता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है ये कि कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है, लंबाई को देखकर या रंग को या लेंस का आकार या लेंस का आकार तथा लंबाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेंस का आकार देखने से पता चल जाएगा दोनों में क्या अंतर है। तो दूरदर्शी यंत्र में लंबे फोकस दूरी वाले लेंस होते हैं जबकि सूक्ष्मदर्शी में जो होते हैं छोटे फोकस दूरी वाले लेंस होते हैं। तो चलिए आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।